गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और वी कैन से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है आप लोगों को इस टाइप का एक कर्व जो है अपने मॉड्यूल के अंदर मिलेगा या एनसीईआरटी की बुक में भी अपने को ये मॉड्यूल जो है मिल जाएगा। ये एक ग्राफ जो है दिया हुआ है, किस किस के बीच में ये दिया हुआ है बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ। देखो बेटा ऐसा कर्व जो है अपने को एनसीईआरटी के अंदर एक मिलने वाला है। इस कर्व के अंदर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे क्या अपने को पोजीशन बता रहा है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कह रहा है अपने को, एक साइड में लिखा है मैंने इसकी जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे आप लोगों ने लिखा है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB हीमोग्लोबिन विद O2, यानी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग पे परसेंटेज सेचुरेशन कितने परसेंट HB जो है वो सेचुरेट हो गया उसको शो कर रहे हैं। और जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे अपने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और ये mmHg के अंदर मैंने लिया है। मैंने कुछ इस टाइप से इस ग्राफ को जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की, आप लोग देखिए थोड़ा सा। ये कह रहा है नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसी सिचुएशन अपने को जनरली मिल रही है। इस ग्राफ में ये कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का है और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HB जो है वो अपने को जनरली सिग्मोइड कर्व जो है वो अपने को मिलता है। सिग्मोइड कर्व जो है वो अपने को ऑब्टेन होता है। पहला पॉइंट तो यही क्लियर होता है कि कर्व कैसा मिलना चाहिए अपने को, सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व जो है वो इस टाइप का कर्व जो है जनरली मिल रहा है। ये थोड़ा सा मेरे बनाने में हल्का सा मिस्टेक हो सकता है, बट कैसा कर्व मिलेगा अपने को बेटा, सिग्मोइडल टाइप ऑफ कर्व जो है वो अपने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे जैसे ब्लड के अंदर या यूँ मान लें कि जैसे जैसे बॉडी के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, क्या होगी बेटा, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। या मान लें आप लोग कहते हैं कि सर pH जो है, pH की वैल्यू जो है या तो इंक्रीज हो या क्या हो बेटा, डिक्रीज हो। या आप लोग यूँ कह सकते हैं कि सर कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है वो क्या हो, डिक्रीज हो। या फिर आप बात कर सकते हैं एसिडिटी कंडीशन जो है, एसिडिटी में pH में आ गया बेटा, कम या ज़्यादा दोनों आ गए। इसके अलावा बोल सकते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट जो है, टेम्परेचर जो है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को का इफेक्ट जो है इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर पड़ता है। मतलब इस CO2 की हाई कंसंट्रेशन की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो है वो हो जाएगा। मीनिंग आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर देखो ये 100 mmHg लगभग प्रेशर जब है तो अप्रोक्स 97 लिख देता हूँ मैं, या 97% HB जो है बॉडी का वो सेचुरेटेड हो गया। मतलब जितनी ऑक्सीजन है वो 97% हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई। अब जैसे ये कह रहा है कि CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो सेचुरेशन कम होगा ज़्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर डाउन आते ही सेचुरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेचुरेशन कम होगा मतलब आप लोग थोड़ा सा इसी ग्राफ को देखें कि मान लो आप लोगों ने CO2 इंक्रीज कर दी। क्या इंक्रीज की बेटा, CO2 इंक्रीज की। CO2 इंक्रीज होते ही O2 की कंसंट्रेशन या O2 का पार्शियल प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था कि टिश्यू लेवल पे जैसे ही CO2 लेवल 45 mmHg हो रहा था, वहाँ ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था वो कितना आ रहा था, 40 mmHg के इक्वल रह रहा था। तो डायरेक्टली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डाउन आएगा। अब देखो पार्शियल प्रेशर डाउन आएगा तो वैसे ही इसकी सेचुरेशन भी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। मान लो इस टाइप से कम हो रही है। देखो ये ग्राफ जो ब्लू कलर से मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये कह रहे जैसे जैसे CO2 बढ़ेगी वैसे वैसे ये कर्व जो है वो आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा पोजीशन वही है, लगभग सेम टू सेम मिलेगा, बट किस साइड में आ गया, ये कंडीशन जो आती है वो आती है राइट साइड, ठीक है। और यदि इस साइड में शिफ्ट होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, यानी ये जो कर्व है वो किस साइड में शिफ्ट हो गया, ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। और राइट साइड में जो शिफ्टिंग हो रही है उसी को जनरली आप बोलते हैं बोर इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं बोर इफेक्ट, BOHAR। राइट साइड में शिफ्ट हुआ, इसी को बोला आप लोगों ने बोर इफेक्ट, ठीक है।
तो आप लोग ये कह सकते हैं कि CO2 इंक्रीज होगी तो ये जो कर्व जो है वो किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जिसको बोर इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है P50 वैल्यू जो है क्या होती है, ये आप लोगों से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज P50 वैल्यू। देखो P50 वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन जो है, P50 वैल्यू ऑफ HB जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कितने पार्शियल प्रेशर पे 50% HB, देखो यहाँ 50 आएगा, सिंपल सी बात है, 40-60 के बीच में क्या आएगा 50, तो पार्शियल प्रेशर एट विच 50% HB इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ पार्शियल प्रेशर of O2 at which 50% HB is saturated, यानी 50% जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड हो जाए, इज नॉन एज P50 वैल्यू, इसी को क्या बोलते हैं P50 वैल्यू। और P50 वैल्यू आती है बेटा 25 mm Hg, कितनी आती है, देखो मैंने 50% को सैचुरेशन का पॉइंट लगभग कितने पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ 30 है तो ये अप्रोक्स 25 है, तो P50 वैल्यू कितनी होती है, P50 वैल्यू होती है आपकी 25 mm Hg। याद रखना है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी कह रहा है अपने को कि ये जो P50 वैल्यू है, P50 वैल्यू हाई होती है अडल्ट की, किसके अंदर होती है P50 वैल्यू मोर इन अडल्ट एंड लेस इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर P50 वैल्यू क्या होती है, कम होती है। P50 वैल्यू कम होने का मतलब है कि बच्चों के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन जल्दी से ही क्या हो जाता है बेटा, अटैच हो जाता है, यानी जो परसेंटेज सेचुरेशन है वो जल्दी हो जाता है। देखिए 50 वैल्यू कम होगी मतलब 20 पे हो जाए तो आप बोल देंगे कि पार्शियल प्रेशर 20 होगा तब भी 50% क्या हो सकता है बेटा, जो HB है वो सैचुरेटेड होता है बच्चों के अंदर, या फिर ये अपने आप लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, जो फिटस जो होता है उसके अंदर ये कंडीशन अपने को मिल रही है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर अपने आगे इसको डिस्कशन करें कि भाई क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है और बोर इफेक्ट जो है वो क्या है, कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो है, डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाए, उसी को आप क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट के नेम से जानते हैं, है ना। देखो बेटा इसके बाद अपने बात करते हैं एक इफेक्ट इसी से रिलेटेड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से रिलेटेड पूछ लेता है, रूट इफेक्ट। देखो रूट इफेक्ट क्या है उसको देख लें। ये कह रहा है कि इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डिसोसिएशन, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन is called as root इफेक्ट, यानी पीएच का इफेक्ट जो होगा किसके ऊपर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, रूट इफेक्ट बोलते हैं। और एक आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है डबल बोर इफेक्ट, डबल बोहर इफेक्ट। देखो डबल बोर इफेक्ट अपने को कहाँ मिलता है, फिटस के अंदर मिलता है, ध्यान रखें, जो एम्ब्रियोनिक फेज के अंदर जो बच्चा होता है उस कंडीशन के अंदर अपने को फिटस जो है उसके अंदर अपने को मिलेगा। और क्यों बोलते हैं डबल बोर इफेक्ट, देखो डबल बोर इफेक्ट का मीनिंग सीधा सा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन मीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो है वो होगा, मीन्स सैचुरेशन ऑफ HB जो है वो कम हो जाएगा, उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं आप लोग बोर इफेक्ट। और ये कह रहा है कि डबल बोर इफेक्ट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डबल बोर इफेक्ट का मीनिंग डायरेक्टली यहाँ निकल रहा है कि ये कह रहा है कि फिटस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल O2 dissociate from mother
माँ के HB से डिसोसिएट होगी, एंड सेकेंडली उसका डिसोसिएशन क्या होगा, सेकेंड टाइम जो है उसका डिसोसिएशन होगा फ्रॉम फिटस HB, क्योंकि फिटस के HB के साथ पहले तो मैटरनल बॉडी से ब्लड आया, वो डिसोसिएट होकर, ब्लड से डिसोसिएट होकर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, फिटस के पास जाएगी, और फिर फिटस जो है उस फिटस के ब्लड से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होकर कहाँ जाएगी बेटा, ये जाएगी आपके फिटस के टिश्यू तक जाएगी। तो इसको बोलते हैं डबल बोर इफेक्ट, 2 बार डिसोसिएशन की प्रोसेस होती है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने डिस्कशन करेंगे ये जो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, या रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है, उस रेस्पिरेशन का कंट्रोल जो है वो किस टाइप से होता है बेटा। इसके बारे में बात करेंगे अपने कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, उस रेस्पिरेशन की प्रोसेस का कंट्रोल किस टाइप से होता है, या उसका रेगुलेशन जो है वो किस तरीके से होता है, उसका डिस्कशन अपने इसमें करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इट इज इनवॉलेंट्री प्रोसेस, यानी इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब आप लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट फिर भी इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए कुछ सेंटर्स जो है वो अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन सेंटर्स को आप बोलते हैं रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर्स। और ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं उनको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया बेटा, 3 पार्ट में। फर्स्ट ये कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर, या इसी को आप लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर। दूसरा जो सेंटर आता है वो सेंटर आता है आपका एक्सपायरेटरी सेंटर, और थर्ड नंबर पे जो अपने डिस्कशन करते हैं बेटा वो आता है आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो इन 3 सेंटर्स का डिस्कशन आज अपने करने वाले हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि अपना ह्यूमन का जो ब्रेन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान रखें कि इसमें से आउटर फ्रंटल पार्ट जो है ब्रेन का, इस पार्ट को बोलते हैं फोर ब्रेन। दूसरा जो आता है वो आता है मिड ब्रेन, और थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है आपका हिंड ब्रेन। यानी इस मिड ब्रेन के बाद ये जो हिस्सा रहेगा वो आपका किसका रहेगा, ये बेटा रहेगा हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन के अंदर आपको कुछ अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ कुछ पार्ट लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया आपके मेडुला मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। और दूसरा आप लोग बात करें इस रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें, न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करें, तो ये प्रेजेंट है इसके अंदर पोन्स वेरोली के अंदर। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको पोन्स वेरोली, ये लिख देते हैं, मान लो पोन्स वेरोली। तो इस हिंड ब्रेन के 2 हिस्से आप लोगों ने कर दिए, एक तो कर दिया पोन्स वेरोली, और दूसरा हिस्सा आप लोगों ने कर दिया मेडुला ओब्लोंगेटा। कितने हिस्से कर दिए बेटा, इसके 2 हिस्से 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, पोन्स वेरोली एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ये कह रहा है इस मेडुला पार्ट के अंदर आप लोगों को कुछ सेंटर्स मिलते हैं, जैसे डार्क कलर से मान लो मैं सेंटर्स ड्रॉ कर रहा हूँ इनको, और ये पोन्स वेरोली जो है इसके अंदर भी अपने को कुछ सेंटर्स मिलते हैं। होता क्या है कि जैसे ही अपने ब्लड के अंदर, मैं देखो यहाँ ब्लड ड्रॉ कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर
CO2 लेवल, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। जैसे ही CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस ब्लड के या इस ब्लड वेसल्स के जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमियो रिसेप्टर्स जो है, कीमियो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेटेड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2। CO2 की ज़्यादा कंसंट्रेशन होने से कीमियो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं बेटा, एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये कीमियो रिसेप्टर्स क्या करेंगे, यहाँ से ये मैसेज देंगे, किसको, ये मैसेज देंगे आप लोगों के मेडुला ऑब्लोंगेटा के इस रिदमिक सेंटर को मैसेज देंगे। यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये अपने कौन सा हिस्सा है बेटा, ये है रिदमिक सेंटर। ये रिदमिक सेंटर क्या करेगा बेटा, इसी CO2 इंक्रीज कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए रिदमिक सेंटर क्या करेगा, ये मैसेज देगा एक तो डायफ्राम को, जिसकी रेडियल मसल्स बोली थी आप लोगों ने, रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, और दूसरा ये मैसेज देगा, ये देगा बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। और जैसे ही इसका सेंटर के पास गया, इसने वापस मैसेज दिया किसको, इनको, फॉर कॉन्ट्रैक्शन। किसके लिए मैसेज देगा, ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, थोरेसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होते ही कौन सी प्रोसेस होगी, इंस्पायरेशन की प्रोसेस होगी। तो सीधा सा मीनिंग पता लग गया कि ये रिदमिक सेंटर जो है, रेस्पिरेटरी रिदम जो है उसको मेंटेन करने के लिए, या इंस्पायरेटरी सेंटर बोला जाता है किसको, रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को। ये कहाँ मिलेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर अपने को मिलेगा। दूसरी बात है, ये क्या करेंगे, कीमियो रिसेप्टर से अपना मैसेज लेंगे और मैसेज को ट्रांसफर कर देंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम को। और जैसे ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, थोरेसिक चैम्बर जो है, थोरेसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज होते ही प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होते ही इंस्पायरेशन की प्रोसेस मीन्स एक्सटर्नल एयर जो है वो कहाँ एंटर कर जाएगी बेटा, लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगी। ये तो ही इसकी बात, ये आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो रिदमिक सेंटर है उसकी बात कर लेते हैं। फिर ये कह रहा है कि ये जो रिदमिक सेंटर है कहीं ऐसा इंस्पायरेशन ज़्यादा नहीं करवाते, क्योंकि बाई चांस इंस्पायरेशन यदि ये मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रहेगी तो इंस्पायरेशन हो सकता है, बट आफ्टर सम टाइम ये जो मैसेज जाना इसके पास बंद कर देगा, और जैसे ही बंद करेगा वैसे ही ये रिलैक्स होगी, रिलैक्स होते ही अपनी नॉर्मल शेप में आएगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज और एक्सपायरेशन की प्रोसेस। ये तो नॉर्मल स्टेप की बात करें। नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए रेस्पिरेटरी रिदम या इंस्पायरेटरी सेंटर जो है वो अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। बट दूसरे सेंटर की बात करते हैं, ये आपका एक्सपायरेटरी सेंटर है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, मैंने कट लगा दिया यहाँ पे, यानी नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर यूज नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी होती है बेटा, वो पैसिव प्रोसेस है, उसको किसी भी रिदम की, किसी भी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फोर्सफुली एक्सपायरेशन जो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, एक्सपायरेटरी सेंटर करेगा। और ये एक्सपायरेटरी सेंटर भी कहाँ होता है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा ये मैसेज जो देगा वो देगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, किसको देगा बेटा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज देगा। और ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कांटेक्ट होगी तो जो रिब्स है, ये स्टर्नम जो वो इनसाइड जाएगा, और इनसाइड जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होते ही प्रेशर इंक्रीज होते ही एयर जो है वो बाहर निकलेगी। एक्सरसाइज के अंदर मान लें या फिर आप लोग मान लें कि फोर्सफुली एक्सपायरेशन जो होता है, बाहर निकालते हैं सांस जानबूझ के, उसमें काम आता है। जैसे ओम का प्रोनाउंसिएशन आप लोग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जब कर रहे हैं ओम का, तो उस टाइम आप लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो बाहर निकाल देते हैं, वही क्या किस में काम कर, उस टाइम कौन करता है बेटा, एक्सपायरेटरी सेंटर जो है वो काम कर रहा है। उसके बाद में ये कह रहा है कि आपके ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो बड़ा काम का सेंटर है बेटा।
ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ मिलता है? एक तो ये पोन्स वेरोली के अंदर मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। कहाँ मिलेगा? ये पोन्स वेरोली के अंदर मिलेगा। और ये इसका जो फंक्शन है वो एक टाइप से मॉडरेट टाइप का फंक्शन है, या ये मान लो बहुत शानदार फंक्शन है। ये क्या करेगा कि जनरली पोन्स वेरोली वाला न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये जनरली क्या करता है, टू फंक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये एक तो क्या करेगा, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ रिदम सेंटर, यानी इनको कंट्रोल करने का काम करेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ एरो की सिंबल लगा के बता रहा हूँ कि इनको कंट्रोल करेगा, इन रिदमिक सेंटर्स को कंट्रोल करेगा। दूसरा काम ये कह रहा है कि ये जनरली कंट्रोल करके ये इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को कम कराता है। इट डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, यानी वही आप लोगों ने हियरिंग ब्रोड रिफ्लेक्स आप लोगों ने स्टडी किया था, वही कंडीशन है। ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कराएगा, एरो का सिंबल नीचे की तरफ शो कर रहा है, डिक्रीमेंट ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, ताकि ज़्यादा एयर अंदर आ जाएगी तो एलोली के फटने का डर जो है वो रह सकता है। तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा बेटा? ये आपके ये पोन्स वेरोली का न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है वो ऐसा काम करेगा। इसके अलावा इसका कुछ जो सेकंड है, ये तो देखो सारा का सारा न्यूरल कंट्रोल हो गया, यानी ब्रेन का क्या कंट्रोल रहता है रेस्पिरेशन के ऊपर, उसकी बात की। इसके अलावा कुछ केमिकल कंट्रोल जो है, एंडोक्राइन सिस्टम का जो कंट्रोल है, या कीमियो रिसेप्टर्स का जो कंट्रोल है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि कीमियो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर CO2 की हाई अमाउंट को रिसीव कर लेते हैं, और रिसीव करके ये मैसेज जो pH को, क्योंकि जैसे ही CO2 हाई होगी pH डिक्रीज होगी, एसिडिक मीडियम होगा, उसी एसिडिक मीडियम को ये डिटेक्ट करता है। मतलब ये लिंक्ड होते हैं दोनों के दोनों सिस्टम, चाहे कीमियो रिसेप्टर होता है ये, बट आप लोगों को याद रखना है कि कीमियो रिसेप्टर्स टाइप का कंट्रोल जो है, केमिकल कंट्रोल जो है, उसके अंदर आप लोगों को सेंट्रल और पेरिफेरल 2 टाइप के कीमो रिसेप्टर्स मिलते हैं। ये जनरली CO2 की हाई कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को सेंसिटिव होते हैं, और उसका मैसेज किसको दे देते हैं? आप लोगों के रिदमिक सेंटर को दे देते हैं। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे बेटा। इसके अलावा कुछ स्पेशल पॉइंट दे रहा है, ये कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज मोर सेंसिटिव टू CO2 कंसंट्रेशन देन O2 कंसंट्रेशन, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ब्रेन का वो CO2 कंसंट्रेशन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सेकंड बात कर रहा है ये, एक एस्फेक्सिया लिखा हुआ है, फाइट caused by lower O2 concentration और higher CO2 concentration, यानी ये जो CO2 कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है उसको एस्फेक्सिया बोला जाता है। उसके अलावा एनोक्सिया कंडीशन बोला जाता है, स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, जब टिश्यू के पास ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाती है उसको बोला जाता है एनोक्सिया। इसके अलावा इसने लिखा हुआ हाइपर कैप्निया व्हेन ब्लड CO2 लेवल इज़ मोर देन एवरेज, यानी मान लो एवरेज जो CO2 लेवल है उस एवरेज CO2 लेवल से ज़्यादा ब्लड CO2 रहती है तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं हाइपर कैप्नोइया। इसके अलावा लिखा हुआ है एपनोइया। एपनोइया में लिखा हुआ है रेस्पिरेशन स्टॉप फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए, रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाए। और लास्ट इसने लिखा हुआ है ऑर्थोपनोइया। इसमें लिखा हुआ है कि ऑर्थोपनोइया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में दिक्कत हो उसको ऑर्थोपनोइया बोला जाता है। और जनरली ये जो कंडीशन आती है आप लोगों के जो अभी कोरोना जो चल रहा है उस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में भी जनरली पर्सनस को ऑर्थोपनोइया जो कंडीशन है वो सीरियस कैटेगरी के अंदर, सीरियस कंडीशन के अंदर आप लोगों को ऑर्थोपनोइया ही मिलता है देखने को। तो ये आपके कुछ स्पेशल पॉइंट थे, इनका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलेंगे। हाँ बेटा, उसके बाद इसने दे रखी है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन होती है आप लोगों के 2 सेकेंड्स की, और एक्सपायरेशन जो पेसिव प्रोसेस है उसमें 3 सेकेंड लगते हैं। ओवरऑल आपने कहा था कि सर 5 सेकेंड का जो टाइम है 1 ब्रीथ के अंदर, 1 रेस्पिरेशन के अंदर, 1 साइकिल के अंदर लग रहा है, तो 60 सेकेंड यानी 5 सेकेंड इज इक्वल टू 1। तो 60 के लिए निकालने के लिए आप पहले 1 to 1/5
और 60 सेकंड में कितना लगेगा बेटा, 1/5 इंटू 60, मतलब ये आपका आ जाएगा 12, यानी 12 जो है वो आपकी नॉर्मल या एवरेज जो है आपके ब्रीदिंग रेट रहती है। तो इसने लिखा हुआ है कि न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें 40 to 50 पर मिनट ब्रीदिंग रेट रहती है। 5 ईयर ओल्ड बेबी जो होगा उसके अंदर 25 पर मिनट की एवरेज रहेगी, और ह्यूमन अडल्ट जो है उसके अंदर 12 to 16 पर मिनट। ये वेरी कर रही है बेटा, ये एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है, ये अलग अलग बॉडी पे डिपेंड करता है। और 50 ईयर ओल्ड ह्यूमन जो है उसके अंदर 18 to 25 पर मिनट जो है वो ब्रीदिंग रेट रहने वाली है। फिर इसने कुछ पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटी आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है, एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इनमें से पूछ ही लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स क्या होता है। पल्मोनरी एयर वॉल्यूम के अंदर अपने बेटा डिस्कशन करेंगे कि जो एयर आप लोग या तो इंस्पायरेशन के अंदर, यानी जो सांस जब अंदर लेते हैं अपने नॉर्मली, तब कितना वॉल्यूम, कितने लीटर जो एयर है वो अंदर इंस्पायर कर लेते हैं, या जब अपने सांस छोड़ते हैं तो कितने लीटर सांस बाहर छोड़ देते हैं, कितनी लीटर गैस जो है वो बाहर रिलीज कर देते हैं, या आप लोग फोर्सफुली लेते हैं। ये सारी की सारी पल्मोनरी कैपेसिटी के अंदर आती है, सॉरी लंग्स की वॉल्यूम के अंदर आती है। और उसके अलावा कैपेसिटी बात करेंगे कि लंग के पावर जो है वो कितनी है। तो सबसे पहले इसने ले रखा है बेटा टीवी, यानी इसको टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में आप लोग लिखते हैं टीवी। देखो टीवी देखने के लिए आपको याद रखना है कि आपके पास कितने रुपीज़ होने चाहिए, 500 ml रुपीज़ होने चाहिए। रुपीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं, ml लिख रहा हूँ। मतलब ये कह रहा है कि टीवी मतलब नॉर्मल जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं, इट मीन्स आप 500 ml गैस जो है उसको इनहेल कर लेते हैं। मतलब इंस्पायरेशन की प्रोसेस जो 2 सेकंड की है, उस 2 सेकंड की टाइम ड्यूरेशन में आप 500 ml जो गैसेस है, गैसेस का मिक्सर है, मैं ऑक्सीजन नहीं बोलूँगा यहाँ, गैसेस का जो मिक्सर है उसको आप लोग इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। या फिर नॉर्मली आप एक्सपायरेशन करते हैं तो जितनी एयर आपने अंदर ली उतनी एयर आप क्या करते हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन में बाहर छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली एयर वॉल्यूम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीदिंग इज नोन एज टीवी। और टीवी जो है वो कितना है बेटा, ये 500 ml है। और जो एग्ज़ाम में पूछने वाली चीज़ है वो यही है कि आप लोगों से पूछ सकता है कि हेल्दी पर्सन जो है कैन इंस्पायर और एक्सपायर 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतनी कैसे ले लेंगे। आपको पता है कि एवरेज आपकी कितने आ रही है, 12 ब्रीथ पर मिनट आ रही है, और 1 ब्रीथ के अंदर आप लोग 500 ml ले रहे हैं, इसका मतलब कितने हो गए, 6000 ml हो गई। ठीक है, अब देखो ये वेरी कर रहा था 16 तक, तो 16 पे जाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 8000 ml जो है एयर आ जाएगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें टीवी का और ब्रीदिंग रेट का। देखो बेटा इसके बाद इसने लिख रखा है सेकंड जो वॉल्यूम है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, मान लो आप लोग ये हैं इस टाइप से, आप है, मैं आपकी फ़ोटो बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मल क्या किया, इंस्पायरेशन के अंदर 500 ml एयर जो है उसको इनहेल कर लिया नॉर्मल इंस्पायरेशन में। ठीक है, अब आपको बोला जाता है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन आप लोगों ने कर लिया, बट जैसे स्कूलिंग के टाइम में आप लोगों को बोला जाता था कि आप प्राणायाम जो है उसका प्रोनाउंसिएशन करें, तो आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग सांस अंदर खींचते थे ज़बरदस्ती। मतलब नॉर्मल एयर अंदर लेने के बाद आप फोर्सफुली अंदर की तरफ खींच रहे थे सांस, मतलब आपके लंग्स को फिलअप कर रहे थे। उसी फोर्सफुली जो आप इंस्पायर कर रहे थे, अंदर जो ले रहे थे, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कह रहा है कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इन लंग्स बाय फोर्सफुल या फोर्सिबल इंस्पायरेशन, इट ऑल्सो कॉल्ड डीपेस्ट पॉसिबल इंस्पायरेशन। और कितनी वॉल्यूम आप लोग, कितनी एयर ले लेते हैं आप लोग, 2500 to 3000 ml जो है आप लोग एयर जो है वो इंस्पायर कर लेते हैं फोर्सफुली। देखो उसमें कहीं भी ये इंक्लूड नहीं है, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी ले ली, इसके बाद की बात है इतनी है। ठीक है, फिर ये कह रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सिंपल सा इसका अपोजिट हो जाएगा। मान लो आपने
नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उस नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जो आपने 500 ml गैस जो है वो बाहर रिलीज कर दी, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, फिर से फोर्सफुली एयर बाहर निकाल रहे हैं कंटिन्यूटी में, उसी को बोलते हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स बाय द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। और इसका वॉल्यूम आप लोगों से पूछा जाता है 1000 to 1100 ml जो है उसका वॉल्यूम है। अब आप बोलोगे कि सर इंस्पायरेशन में तो हमने इतना लिया, एक्सपायरेशन में इतना ही कैसे? बेटा ये अंदर लेना और बाहर निकालना अलग अलग वैल्यू है। वो नहीं मैं कह रहा कि इंस्पायरेशन में आपने जितना ले लिया उसी को बाहर निकालोगे, वो नहीं है। ये नॉर्मल एक्सपायरेशन, आप लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, सांस छोड़ देते हैं, सांस छोड़ने के बाद अंदर नहीं लेना, उसको और कंटिन्यूटी में छोड़ते जाना है। तो जो एक्स्ट्रा फोर्सफुली आप गैस रिलीज करोगे माउथ से, वही आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। और इसका वॉल्यूम कितना है 1000 to 1100 ml जो है वो इसका वॉल्यूम रहेगा। फिर ये कह रहा है कि रेजिडुअल वॉल्यूम, मान लो आप लोगों ने नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दिया, मतलब ज़बरदस्ती जितनी एयर आप बाहर रिलीज कर सकते थे माउथ के थ्रू वो निकाल दी, फिर भी कुछ एयर आपके लंग्स में जो बच जाती है उसी को बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये लिख रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स लेफ्ट इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी इसके बाद भी जो लंग्स के अंदर आपकी एयर बच जाती है उसी को आप बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना आता है बेटा 1100 to 1200 ml। ये और ये वैल्यू जो है वो अप्रोक्स इक्वल सी है, ध्यान रखें एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और कन्फ्यूजेबल है इसलिए आप भूल भी जाते हैं। तो आप लोगों को कुल मिला के 4 जो वॉल्यूम आपको डिस्कशन करने हैं। फर्स्ट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं टीवी, यानी जो नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है उसी को बोलते हैं टीवी या टाइडल वॉल्यूम। और पर मिनट के अंदर उसकी वैल्यू आती है 6000 to 8000 ml। उसके बाद दूसरी वैल्यू जो आपकी इसने बताई वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात कर रहा है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो ये कह रहा है कि जब आप नॉर्मल इंस्पायरेशन कर लेते हैं, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन वी कैन forcefully inspired some air. This forcefully inspired air is known as inspiratory reserve volume, and value of this reserve volume is 2500 ml to 3000 ml. Okay, after this we will study expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is the volume of air which is expelled from lungs after the normal expiration, and its volume is 1000 to 1100 ml. And after this residual volume, after forcefully expiration some volume of air remains in our lungs, this is known as residual volume. इसके बाद ये लिख रहा है कि residual volume is established just after birth and remains permanently even after death। यानी ये रेजिडुअल वॉल्यूम बर्थ से पहले अपनी लंग्स में नहीं होता, बर्थ के बाद में ही होता है। और ये कह रहा है कि आफ्टर डेथ के बाद भी ये अपने लंग्स के अंदर एल्वेओली की जो है उनके अंदर पड़ा रहता है, भरा हुआ रहता है। जैसे आप लोग एक बात करें कि गुब्बारे के अंदर एयर फिलअप कर दिया आप लोगों ने, अब उस कुछ टाइम बाद उस गुब्बारे का जो माउथ है उसको आप लोग ओपन कर दें, खोल दें, खुला छोड़ दें, तो उसके अंदर जो एयर थी वो बाहर निकल गई, फिर भी उसमें कुछ एयर जो रह जाती है उस एयर को आप क्या बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम की कैपेसिटी जो नेम है वो दे सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे लंग कैपेसिटी। इसके बाद बेटा बात करते हैं लंग कैपेसिटी में। तो इसने ये लिखा हुआ है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में ये कह रहा है कि लंग्स जो है या ह्यूमन जो है उसकी इंस्पायरेशन की कैपेसिटी कितनी है, कितनी एयर वो अंदर ले सकता है। तो आपने कहा कि सर एक तो वो टीवी जो है वो ले सकता है, यानी नॉर्मल इंस्पायरेशन कर सकता है। इसके अलावा वो फोर्सफुली इंस्पायरेशन भी कर सकता था, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो भी आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी 3000 to 3500 ml के अप्रोक्स इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इसी टाइप से बात करते हैं अपने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो आपने कहा कि सर टीवी जो है यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर, बट इसके अलावा फोर्सफुली यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था वो कितना था, अभी आप लोगों ने लिखा था कि 1000 to 1100 ml जो है वो इसका वॉल्यूम था, प्लस में 500 ml नॉर्मल टीवी का था। तो ये आपके आ जाएंगे 1500 ml to 1600 ml वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके किसकी, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की आ जाएगी। कैपेसिटी का मतलब पावर कितनी है, और पावर की बात करें तो इंस्पायरेशन की अलग है और एक्सपायरेशन की अलग है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें।
थर्ड कैपेसिटी दी हुई है बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें ये कह रहा है कि आप किस किस को इंक्लूड करते हैं। ये कह रहा है एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम यानी RV कितना था, आप लोग बोलेंगे कि सर 1200 ml जो है वो RV की वैल्यू थी। इसके अलावा आप लोगों ने लिखा कि इस वॉल्यूम के अलावा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो था यानी कितना था आप लोगों ने लिखा, उसकी वैल्यू भी आपके 1000 to 1100 ml थी। तो इस दोनों को मिला के आप बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्यों बोला जाता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? क्योंकि ये 1200 ml तो परमानेंटली आपके लंग्स में स्टोर रहती है रेजिडुअल वॉल्यूम की फॉर्म में, और ये जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था ये भी लंग्स के अंदर स्टोर ही रहता है कि आप एक्सपायरेटरी या फोर्सफुली एक्सपायरेशन नहीं करें तो ये ERV भी आपके लंग्स में रहेगा और ये RV भी लंग्स में रहेगा। इन दोनों के वॉल्यूम को ही बोला जाता है फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। आगे इसने लिखा हुआ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में ये कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन बाय ए पर्सन, यानी जैसे नॉर्मली एक पर्सन जो है वो कितना वॉल्यूम जो है वो ब्रीथ इन कर सकता है, अंदर रेस्पिरेशन के अंदर ले सकता है। तो अपने को पता था कि वो TV ले सकता है, इसके अलावा IRV ले सकता है प्लस ERV ले सकता है। मतलब एक पर्सन जो है उसने फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रखा है, सपोज दैट फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रखा है, तो उसके लंग्स में ओनली एंड ओनली कितनी एयर बची हुई है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम यानी 1200 ml ही बची हुई थी। अब वो क्या करेगा कि जो फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया हुआ था सबसे पहले तो वो कंप्लीट करेगा, यानी वो अप्रोक्स 1100 ml एयर ले लेगा, फिर वो नॉर्मल TV पे आएगा, फिर वो इंस्पायरेटरी वॉल्यूम पे आएगा। मतलब आप लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ERV प्लस TV प्लस में IRV, इन सब को मिला देंगे। ये किस कंडीशन में है कि किसी पर्सन में फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर रखा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल रखा है उसने। अब उसकी बॉडी में क्या था, RV बचा हुआ था, उस RV को तो छोड़ दें, वो तो उसके लंग्स में था ही। अब उसने जो ERV किया था वो ERV वापस लेगा, फिर ERV कंप्लीट होते ही नॉर्मल कंडीशन में इंस्पायरेशन मतलब TV आएगा, और TV आते ही क्या हो जाएगा, उसके बाद वो फोर्सफुली कितना अंदर लेता है एयर को, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा। तो कुल मिलाकर वाइटल कैपेसिटी जो है उसमें TV, IRV और ERV इनका वॉल्यूम अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 4000 ml to 4600 ml वैल्यू जो है वो इसकी आ जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है कि VC ऑफ स्पोर्ट्समैन एंड एथलीट्स इज जनरली मोर देन दैट ऑफ नॉर्मल पर्सन, यानी एथलीट और स्पोर्ट्समैन जो होता है उनकी जो VC है वाइटल कैपेसिटी जो है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है। आगे लिख रहा है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होगा कि इस वॉल्यूम के अंदर आप लोग बेटा क्या कर दें, उसके अंदर RV को ऐड और कर देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो देखो इसने लिखा हुआ है VC प्लस RV यानी 400 ml टू 4000 ml टू 4600 ml प्लस में 1200 ml जो रेजिडुअल वॉल्यूम था, तो ये आ जाएगी आपके 50 to 5800 ml वैल्यू आ जाएगी। आगे इसने लिखा है डेड एयर स्पेस अबाउट 150 ml ऑफ एयर इज ऑलवेज फाउंड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक विच नेवर एक्सचेंज विद ब्लड, इट इज ऑल्सो नोन एज एनाटॉमिकली डेड एयर स्पेस। यानी ये कह रहा है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके अंदर कुछ एयर ऐसी है जो कभी भी एक्सचेंज नहीं होती और ना ही वो लंग्स से बाहर आती है, उसको बोलते हैं डेड एयर स्पेस। ये आप लोग ऐसे मान सकते हैं कि मान लो आप लोगों का ये नोज़ वाला पार्ट था और ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ट्रेकिया व्रेकिया और ट्रेकिया के अलावा प्राइमरी वगैरह सेकेंडरी ये एल्वोली थी। मान लो ये एल्वोली में भी आप लोग रेस्पिरेटरी ट्री अलग लिखा था आप लोगों ने। तो ये कह रहा है कि जो ब्रोंकियल ट्री था उसमें इस एरिया में जैसे मान लो आपने इंस्पायरेशन किया, यहाँ से एयर अंदर जा ही रही थी, इतने में एक्सपायरेशन हो गया, अंदर वापस आती। कुछ एयर बीच में ऐसी रहती है ना तो अंदर जाती ना बाहर जाती, यानी रेस्पिरेशन में यूज़ नहीं होती, उसी को बोलते हैं डेड एयर स्पेस। अप्रोक्स 150 ml एयर जो है वो यहाँ मिलती है। ये कह रहा है कि डेड एयर स्पेस जो है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यानी कितने टाइप का है बेटा, 2 टाइप का है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फर्स्ट कह रहा है एनाटॉमिकली डेड एयर स्पेस और दूसरा कह रहा है पैथोलॉजिकल डेड एयर स्पेस। तो एनाटॉमिकली और पैथोलॉजिकल एयर स्पेस जो है वो 2 टाइप के हैं। पैथोलॉजिकल में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज
नॉट एक्सचेंज बट बिकॉज ऑफ एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज, यानी किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा वॉल्यूम एयर का जो एक्सचेंज नहीं होता उसको आप बोलते हैं पैथोलॉजिकल डेड एयर स्पेस। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इस चैप्टर के अंदर अपने जो टॉपिक रहे हैं उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज जो है, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है, एक छोटा सा टॉपिक रह गया 10 से 15 मिनट का। मैं ट्राई करूँगा कि आज इवनिंग में ही इसकी क्लास जो है अपलोड कर दी जाए। थैंक यू। देखो बेटा, बात करें अपने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फर्स्ट डिसऑर्डर की बात करें अस्थमा की। अस्थमा में कह रहा है कि अस्थमा इज ए टाइप ऑफ एलर्जी कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोविंग ऑफ ट्रेकिया, यानी इसके अंदर जनरली क्या होती है, जो ट्रेकियल एरिया है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, या फिर ब्रोंकाई जो है वो पतली हो जाती है, एंड ब्रोंक्यूल जो है वो थिन हो जाते हैं, और थिन होने की वजह से प्रॉपरली जो एयर है वो पास आउट नहीं हो पाती। दीज पार्ट्स में inflamed may be inflamed. Major allergens for asthma are pollen grains, dust and smoke particles, venom, saliva of पेस्ट एट्सेट्रा। यानी ये कुछ ऐसे पैथोजन है या एलर्जन है जो अस्थमा कोज करने का काम कर रहे हैं। और अस्थमा किसकी वजह से हो रहा है कि ट्रेकिया है या ब्रोंकाई है या ब्रोंक्यूल जो है वो थिन हो जाते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे मान लो ये ब्रोंक्यूल था, उस ब्रोंक्यूल के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो ऐसी सिचुएशन में सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसी को आप बोलते हैं अस्थमा। ठीक है। सेकंड जो बेटा है वो है आपका ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में कह रहा है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, यानी ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन है या फिर ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लामेशन है, और डिस्चार्ज ऑफ मोर म्यूकस, कफिंग, डिस्पनोइया, ये करेक्टर्स जो है वो अपने को ब्रोंकाइटिस में मिलेंगे। और मेजर कॉज ऑफ ब्रोंकाइटिस आर स्मोकिंग, पॉल्यूटेंट्स एंड इन्फेक्शन, ये इस ब्रोंकाइटिस के मेजर पॉजिटिव एजेंट है। हालांकि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में अप्रोक्सिमिलिटी ही मिल रही है आप लोगों को, ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ ब्रोंकाई की बात कर रहा था, वहाँ ट्रेकिया में भी ऐसी कंडीशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। तीसरी डिजीज़ की बात कर रहा है एम्फीसीमा की। एम्फीसीमा ये कह रहा है कि द वर्ड एम्फीसीमा मीन्स इन्फ्लेशन। एम्फीसीमा इज ए chronic disorder in which alveolar wall are damaged, due to which respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. ये कह रहा है कि जो एल्वोली है उस एल्वोली डिस्ट्रॉय हो जाती है, एल्वोली की वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये एल्वोली ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होते ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो सरफेस एरिया था वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, सिगरेट की जो स्मोकिंग है वो इसका मेन रीज़न है। तो एम्फीसीमा, तो 3 डिजीज़ आप लोगों ने यहाँ डिस्कशन की, एक अस्थमा की बात की, एक ब्रोंकाइटिस की बात की, और एक एम्फीसीमा जो है उसकी बात की। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। देखो बेटा, इसके बाद मोस्ट पॉपुलर डिजीज जो है वो सार्स डिजीज, यानी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखो, सार्स कोई डिजीज़ का नेम नहीं है, ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस जो है उनकी वजह से एक टाइप से न्यूमोनिया होता है ये, जिसके अंदर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, जिससे आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत रहेगी। ये कह रहा है कि इट इज़ कॉज्ड बाय अननोन स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस, यानी किसकी वजह से हो रहा है, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस कितना डेंजरस है आप लोगों ने अभी देख लिया होगा। ये जो आपके सामने क्लास प्रेजेंट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं इसके पीछे भी लॉजिक क्या है बेटा, कोरोना वायरस है। तो इस कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को सार्स डिजीज़ यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है। मतलब यहाँ सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो सकती है आप लोगों को। सिम्टम्स रिजेंबल्स न्यूमोनिया। देखो, एक तो इसमें क्या हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन रेस्पिरेटरी पासेज, यानी जो रेस्पिरेटरी पासेज है उसमें म्यूकस डिपोजिट हो जाती है, पेनफुल वेंटिलेशन और कफिंग जो है इसके मेन कैरेक्टर है। इसके अलावा कह रहा है कि सार्स वार ओरिजिनेटेड इन चाइना, और जितने भी अच्छे काम होते हैं वो सारे कहाँ हो रहे हैं बेटा, इन दिनों में चाइना के अंदर ही हो रहे हैं, है ना। मतलब अच्छे क्या, ये बुरे काम, जितनी भी डिजीज़ कॉज करने का काम है चाइना के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस जो है वो पैदा हो रहे हैं, और वो ही क्या कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को किसी न किसी टाइप से अफेक्ट कर रहे हैं ना।
उसके बाद इसने लिखा हुआ है न्यूमोनिया क्या होता है, आप पूछने वाले थे यहाँ सर न्यूमोनिया क्या होता है, इसने आगे लिखा हुआ है कॉज बाय डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया, या फिर दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इन स्ट्रेन्स के थ्रू ये डिजीज कॉज होती है। करेक्टराइज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस, यानी जो रेस्पिरेटरी पासेस है, चाहे ट्रेकिया हो, चाहे आपका नोज हो, चाहे आपके ब्रोंकाई जो है, उनके अंदर क्या हो जाता है बेटा, म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है और उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, मतलब पेनफुल वेंटिलेशन होता है, स्नीजिंग छींक आएगी और कफिंग खांसी भी आएगी। आगे लिखा है इसने अनट्रीटेड न्यूमोनिया रिजल्ट्स इन डेथ, और यदि इस न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट नहीं करें तो एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस डिपोजिशन इन एल्वेओलाई में कॉज द डेथ ऑफ पर्सन। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड पर्सन एंड चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर और ओल्ड एज के जो पर्सन है उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं। आगे इसने लिखा है साइनोसिस बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन स्किन बिकम्स ब्लू, यानी स्किन जो है वो कैसी हो सकती है, ब्लू हो सकती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज साइनोसिस। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द नाइट्रेट पोल्यूटेंट्स, यानी नाइट्रेट का जो पोल्यूशन था उसकी वजह से भी क्या हो सकता था, ब्लू बेबी डिजीज जो कॉज हो सकती थी। आगे इसने लिखा हुआ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे इसने लिखा हुआ बेटा सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, यानी ये कह रहा है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, जैसे मतलब ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज जो है, क्रेशर इंडस्ट्री जो है, उनके अंदर काम करने वाले जो पर्सन होंगे उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सिलिका पार्टिकल डिपॉजिट होने की वजह से, या फिर मान लो कोई एस्बेस्टोस पार्टिकल जो है उनके डिपॉजिट होने से जो डिजीज हो जाती है उसको सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है इसने इन्हें कि इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis, यानी ये कह रहा है कि लंबे टाइम तक यदि इनमें काम करते हैं तो ये क्या करता है, धीरे धीरे उस पर्सन के लंग्स के अंदर, एल्वोली के अंदर फाइब्रोसिस यानी फाइबर्स डेवलप कर देगा और उसको सॉफ्टनेस नहीं लाएगा, हार्डनेस ले आएगा। ठीक है, तो इस वजह से उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके अलावा कुछ डिजीज और दे रखी है बेटा, एक राइनाइटिस दे रखा है। राइनाइटिस का मतलब है आपका नेजल चेम्बर है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए। इसके अलावा लेरिंगाइटिस में इन्फ्लामेशन किसके अंदर जाए, लेरिंग्स के अंदर या वोकल कॉर्ड के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। आगे इसने लिखा है एटेलेक्टेसिस कोलेप्सिंग ऑफ एल्वोली, यानी जब कोलेप्स होना स्टार्ट हो जाए एल्वोली। और इसके अलावा माउंटेन सिकनेस में कह रहा है कि पर्सन गोइंग टू हाई एल्टीट्यूड सफ़र फ्रॉम हाइपोक्सिया, यानी उसके अंदर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिलेगी। करेक्टराइज बाय द लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, हेडेक, डिप्रेशन और फटीकनेस जो है वो अपने उसके अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने अलग से दे रखा है बेटा, तो आप लोग एक बार देखें। इसमें इसने लिखा हुआ कि पैथोलॉजिकल शंट क्या होते हैं। इसमें लिखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शंट भी बोला जाता है इसको। इफ ब्लड इज नॉट प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड ड्यू टू द एनी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड ट्रांसपोर्टेड टू बॉडी टिश्यू देन इट इज नोन एज पैथोलॉजिकल शंट, कम ही बोला जाता है पैथोलॉजिकल शंट। दूसरा ये कह रहा है फिजियोलॉजिकल शंट में नेचुरली 2% ऑफ एट्रियल ब्लड इज सप्लाइड टू ब्रोंकियल ट्री और कंडक्शन पार्ट which is not be properly oxygenated will be transported to body tissue in impure stage, यानी ये कह रहा है कि अप्रोक्स 2% ब्लड जो है वो प्योरीफाई नहीं हो पाता, ऑक्सीजनेटेड नहीं होता और ये टिश्यू तक जाता भी है, इसी को बोला जाता है फिजियोलॉजिकल शंट। आगे इसने लिखा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन व्हेन द नॉर्मल रेस्पिरेशन इज डिप्रेस्ड और स्टॉप, यानी जब रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है, या जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको स्टार्टिंग में जो रेजिडुअल वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए उसके माउथ में जो है वो एयर डाली जाती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज अप्लाइड, इट इज अप्लाइड इन केस ऑफ ड्रॉविंग, इलेक्ट्रिक शॉक, हेड इंजरी और CO2 पॉइजनिंग एट्सेट्रा, यानी ये कह रहा है कि इनकी वजह से पर्सन के अंदर जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो स्टॉप होती है। तो ऐसे में आप लोगों को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो है वो करना चाहिए। और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं माउथ टू माउथ मेथड। पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन हिज बैक, operator deep breathe and keep his mouth close to the patient's mouth and blow air in his lungs
एट ए रेट ऑफ 10 to 15 पर मिनट, यानी इस रेट से क्या करता है, जो रेस्पिरेशन सांस देने वाला पर्सन है वो उसके पेशेंट के माउथ के अंदर फोर्सफुली एयर डालने की कोशिश करता है। ये बेटा माउथ टू माउथ मेथड जो है वो बोला जाता है। तो ये आपके रेस्पिरेशन का जो टॉपिक था, चैप्टर जो था वो कंप्लीट होता है। अब इवनिंग की क्लास नहीं होगी, मैं कल जो है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम उसको स्टार्ट कराऊंगा।